बच्चों, आज हम अध्याय 12 में संविधान की दृष्टि वाले टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने उद्देश्य प्रस्ताव और उसकी व्याख्या को पढ़ लिया था। अब हम लोगों की इच्छा में के बारे में पढ़ेंगे, द विल ऑफ द पीपल। इसमें संविधान सभा में जो लगातार बहस हो रही थी, उसमें भिन्न भिन्न हस्तियों ने, भिन्न भिन्न लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इसमें सोमनाथ लाहिड़ी के विचार जो हैं, उसमें उन्होंने ये जो थे, एक कम्युनिस्ट सदस्य थे और उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सेहा दिखाई देता था। मतलब कि वो मानते थे कि संविधान सभा में जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं, उसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद इनडायरेक्ट रूप से उनका प्रभाव दिख रहा है। उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से स्वयं को पूरी तरह आज़ाद करें। जब संविधान की चर्चा चल रही थी, तब अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार तो चला रही थी, परंतु सारा काम वायसराय तथा लंदन बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ रहा था। अंतरिम सरकार मतलब बच्चों, इसमें अंतरिम सरकार का मतलब ये है कि नेहरू जी जो है अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री होते हुए, या अंतरिम सरकार में जो है वो ब्रिटिश किस तरह से संविधान बनेगा, किस तरह से आने वाले टाइम में भारत जो है ये सरकार चलाएंगे, इस तरह का सिस्टम वो चला रहे थे। तो संविधान में चर्चा चल रही थी, तो अंग्रेज अभी तक भारत में ही थे और नेहरू जी के नेतृत्व में अंतिम सरकार शासन तो चला रही थी, परंतु सारा काम जो था वो उसकी देख रेख जो था वायसराय और लंदन में बैठी जो ब्रिटिश सरकार थी वो देख रही थी। सोमनाथ लाहिड़ी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है और वे अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू के विचार हम जानेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने इस बात से सहमत थे कि अधिकांश राष्ट्रवादी नेता एक भिन्न भिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि संविधान सभा के गठन एवं उसकी कार्यशैली में ब्रिटिश सरकार का काफ़ी हाथ था, परंतु जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि आपको उस स्रोत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। मतलब वो इनडायरेक्ट रूप से, मतलब संविधान सभा बनाने का जो हमें अधिकार मिला था वो ब्रिटिश सरकार ने ही दिया था, और वे उनका ही समर्थन कर रहे थे कि हमें जो है हमारा जो संविधान सभा बनाने का जो सोर्स है वो कहाँ से मिला है, ब्रिटिश सरकार से मिला है, और हमें इस सभा को जो शक्ति मिली है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसमें तीसरा विचार जो था सामाजिक न्याय के विषय में था कि संविधान सभा में उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन समझा गया जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। 19वीं सदी से ही भारत में लोकतंत्र, समानता तथा न्याय जैसे आदर्श सामाजिक संघर्ष के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। इस शताब्दी में भारत के समाज सुधारकों ने बाल विवाह, लड़कियों की हत्या, सती प्रथा, हम देखते ही हैं जैसे बाल विवाह रोक लगी थी, सती प्रथा पर विलियम बेंटिंक ने लगाई थी और राजा राममोहन राय में उसमें काफ़ी ज़्यादा हाथ था। लड़कियों की हत्या, पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उन्होंने स्त्रियों को पुरुष के बराबर अधिकार देने, शिक्षा एवं विधवा विवाह का समर्थन किया था। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद एवं स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में जो दलित जातियाँ थी और जो स्त्रियाँ थी उनके उत्थान के लिए अथक प्रयास किए थे। कम्युनिस्टों एवं सोशलिस्टों ने मजदूरों और किसानों को एकजुट करके आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के लिए प्रशंसनीय कार्य किया था। चौथा पॉइंट आता है संवैधानिक सुधार। हम देखते हैं कि भारत में जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी थी, अंग्रेजों ने समय समय पर संविधान सुधार दिए या किए। प्रांतीय सुधार के लिए भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने पहले 1909 में, फिर 1919 में तथा 1935 के अधिनियम पारित किए। 1909 माल्य मिंटो प्रांतीय कार्यकारी एवं विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई तथा अधिकारों में वृद्धि की गई। 1909 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। प्रांतों में दोहरा शासन लागू किया गया। 1935 भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका को लगभग पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। 1937 और इसी के कारण 1935 सरकार अधिनियम के तहत ही 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस 11 और 8 प्रांतों कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में विजय प्राप्त की थी। 1935 अधिनियम के अनुसार केवल 10% से 15% लोगों को अधिकार प्राप्त था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचाइज का प्रचलन नहीं किया गया था। निर्वाचन विधायिकाएं औपनिवेशिक सरकार की दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही थी एवं अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब कि ये जो संविधान सभा में बहसें हो रही थी तो पिछला ऐतिहासिक समय में पिछले समय से जो हमें संवैधानिक सुधार हुए थे उनमें क्या क्या सुधार हुए थे, क्या क्या हमें सुविधाएं मिली थी, उनको देखते उनकी कमियों को दूर करते हुए इस संविधान सभा में बहसें हो रही थी। अगली वीडियो में हम अधिकारों के निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे।